जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर आए हैं। भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता। ये कहानी का शुभारंभ एक गांव से होता है। इस गांव में ज्ञानचंद नाम के एक पंडित जी रहते थे। उनका बचपन किसी और गांव में व्यतीत हुआ था, जहां पर उनका एक मित्र रहता था, राजेंद्र। राजेंद्र गूंगा था, वह बोल नहीं सकता था। अब ज्ञानचंद जी को पता चलता है कि राजेंद्र का एक दुर्घटना में पाँव खराब हो गया है और वो बैसाखी की सहायता से चल रहा है। उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अपने मित्र से मिलने जाना है। उनकी पत्नी कहती है कि आप जानते हो कितनी दूर है वो गांव, कैसे जाओगे? अब पंडित जी से तो अपने मित्र की व्यथा देखी नहीं जा रही थी। वो बोलते हैं कि मैं अपने मित्र से मिलने जरूर जाऊंगा। पंडित जी भोजन जो है एक पोटली में बनवाते हैं और घर से अपने दोस्त से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। जब पंडित जी थोड़ी दूरी पे जाते हैं तो उन्हें एक लंबा चौड़ा हष्ट-पुष्ट व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति पंडित जी से कहता है, पंडित जी क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पंडित जी ने आज तक उसे कभी देखा नहीं था। पंडित जी कहते हैं कि भाई तुम कौन हो? वो कहता है मेरा नाम यमदूत है। पंडित जी कहते हैं ये कैसा नाम है यमदूत भाई? चलो भाई कोई बात नहीं, 1 से 2 भले, क्योंकि भाई यात्रा बहुत लंबी है और मैं अकेले बोर भी हो जाऊंगा। अब तुमसे बातचीत करते हुए चलूंगा तो समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा। वो दोनों बातचीत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि वो जब एक गांव में पहुंचे तो वहां पर यमदूत कहता है कि पंडित जी आप कुएं के पास आराम कीजिए, मुझे यहाँ पर किसी व्यक्ति से मिलने जाना है। जब पंडित जी सुस्ताने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे अरे शामू को सांप ने काट लिया, शामू को सांप ने काट लिया, उसके शरीर में पूरा जहर फैल गया, वो तो मर गया। अब पंडित जी एकदम से उस आवाज़ की ओर ध्यान देते हैं, तभी यमदूत आ जाता है। वो कहता है पंडित जी अब चलिए आगे की यात्रा करें। पंडित जी का वहाँ से ध्यान हट जाता है और पंडित जी और यमदूत दोनों आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। अब यमदूत अगले गांव में जब पहुंचते हैं पंडित जी और यमदूत, तो यमदूत फिर कहता है कि पंडित जी आप थक गए होंगे, आप यहाँ पर जो है विश्राम कीजिए बैठकर, मैं अभी एक व्यक्ति से मिलकर आता हूँ। पंडित जी फिर सुस्ताने बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब पंडित जी सोच रहे होते हैं जहाँ जहाँ ये यमदूत रुक रहा है वहाँ पर कोई ना कोई होनी हो रही है, किसी ना किसी की मृत्यु हो रही है, पता नहीं क्या कारण है। चलो यमदूत आ जाता है और पंडित जी फिर यमदूत के साथ आगे की यात्रा करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जब वो तीसरे गांव में पहुंचते हैं तो वो एक मंदिर के पास पहुंचते हैं।
अब यमदूत फिर कहता है, पंडित जी आप मंदिर में बैठकर विश्राम कर लीजिए और आपको भूख भी लगी होगी, आप भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी कहते हैं तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, तुम भी तो चलते हुए आ रहे हो उतनी दूर से, मेरे पास जो भोजन है वो मिल बांट के खा लेते हैं। तो यमदूत कहता है मुझे भूख नहीं लगती, आप ऐसा करिए यहाँ पर विश्राम करिए और भोजन कर लीजिए, तब तक मैं जो है आ जाऊँगा। पंडित जी को शक हो रहा था। पंडित जी यमदूत को रोकते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जब भी जाते हो तो कोई ना कोई घटना जरूर घटित होती है। वो कहते हैं पंडित जी इतना मत सोचिए, मैं अभी आ रहा हूँ। यमदूत वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में पंडित जी को आवाज़ आती है चिल्लाने की, देखो देखो इस मकान में, इस झोपड़े में आग लग गई, देखो देखो सारा परिवार जल के मर गया। अब पंडित जी यमदूत के आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही यमदूत आता है पंडित जी कहते हैं कि भाई अब तू मुझे बताएगा कि तू वास्तव में कौन है। तो यमदूत कहता है कि मैं श्री यमराज जी की आज्ञा से आया हुआ एक यमदूत हूँ और मुझे लोगों के प्राण हरने के लिए भेजा गया, जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। अब पंडित जी कहते हैं कि अब की बार किसकी बारी है। तो यमदूत कहता है पंडित जी अब की बार आपके उस मित्र की बारी है जिससे मिलने आप जा रहे हो। पंडित जी कहते हैं कि भाई ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। तो यमदूत कहता है पंडित जी जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। पंडित जी कहते हैं मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। तो यमदूत कहता है आप मुझे भी लेके चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मित्र की तो आज लिखी हुई है और उसकी मृत्यु होनी ही होनी। पंडित जी पीछे लौट रहे थे अपने गांव की तरफ। वहाँ से उनका मित्र भागते हुए बैसाखी की सहायता से आ रहा था। पंडित जी यमदूत से चलते हुए पूछ रहे थे कि क्या वास्तव में मेरे मित्र की आज मृत्यु हो जाएगी। उसने कहा मृत्यु के कारण भी आप ही बनोगे, वो आपके कदमों में आकर ही गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पंडित जी कहते हैं मैं उसके गांव नहीं जाऊंगा, मैं उसके गांव नहीं जाऊंगा। इतनी देर में वो व्यक्ति जो भागते हुए आ रहा था, भागते हुए क्या आ रहा था, बैसाखी की सहायता से तेज चलने की कोशिश कर रहा था, वो पंडित जी के पास पहुंचता है और एकदम से गिर जाता है। पंडित जी जब पलट कर देखते हैं, वो देख के हैरान थे, ये तो मेरा मित्र है राजेंद्र, जिससे मिलने में जा रहा था, अरे इसे क्या हो गया। तो यमदूत कहता है मैंने तो पहले ही कहा था पंडित जी, इसे पता चल चुका था कि आप इससे मिलने आ रहे हो और इससे रहा नहीं गया और अपने घर से बैसाखी की सहायता से तेज तेज चलते हुए वो आ रहा था। अचानक इतना थक गया और इसके मुख से तो आवाज़ निकल नहीं सकती थी क्योंकि ये बचपन से गूंगा है और हृदय गति रुकने के कारण इसकी मृत्यु हो गई और जो लिखा था वही हुआ, आपके कदमों में आके ही ये गिरा। अब पंडित जी कहते हैं कि भाई अब मैं समझ गया कि मुझे ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण बनना था। अब पंडित जी कहते हैं कि तुम वास्तव में सब कुछ जानते हो किसकी मृत्यु कब लिखी है, तो मुझे बताओ मेरी मृत्यु कब लिखी है। तो यमदूत कहता है आप ज्ञानी हो, इसीलिए
मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे किसी को भी अपनी मृत्यु के बारे में जानने का हक नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ कि आज से 6 महीने बाद आप दूसरे राज्य में जाओगे और वहाँ पर आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। पंडित जी अपने घर लौट आते हैं और अपने घर लौटने के बाद वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मेरे साथ ये सब हुआ। पत्नी कहती है कि अरे ये तो बहुत सोचने की बात है, आपकी अगर मृत्यु हो जाएगी तो मेरा क्या होगा। वहाँ का राजा पंडित जी को बहुत मानता था, क्योंकि पंडित जी बहुत ज्ञानी थे। अब वो राजा के दरबार में पहुँचते हैं और राजा को सारी घटना बता देते हैं। राजा जानता था कि पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते। वो अपने मंत्रीगणों से पूछते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि पंडित जी की मृत्यु को टाला जाए। तो दरबारी कहते हैं कि अगर पंडित जी यहीं पर 6 महीने शाही मेहमान बन के रहें और इन्हें राजमहल से बाहर जाने नहीं दिया जाए तो इनकी मृत्यु टल सकती है। पंडित जी को भी सुझाव अच्छा लगता है। पंडित जी अपनी पत्नी के पास ये खबर भिजवा देते हैं कि मैं 6 महीने तक राजमहल में ही रहूँगा। अब वो शाही मेहमान बन के रह रहे थे और उनका जीवन सुखद व्यतीत हो रहा था। जब वो दिन आ जाता है जिस दिन उनकी मृत्यु की घड़ी तय हुई थी, पंडित जी रात को सो रहे थे। पंडित जी को पता नहीं चलता कि कब वो अपने बिस्तर से उठते हैं, अपने कक्ष से बाहर निकलते हैं, अस्तबल पर पहुंचते हैं, घोड़े को लेते हैं और घोड़े की पीठ पर बैठकर वो राजमहल से बाहर निकल जाते हैं और कोई उन्हें देखता भी नहीं। और वो घोड़े पर बैठे बैठे वो दूसरे राज्य की सीमा लांघ जाते हैं और वहाँ के राजा के महल में पहुँच जाते हैं और उन्हें वहाँ भी कोई रोकता नहीं है। इसके बाद पंडित जी घोड़े से उतरकर राजमहल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और राजा के कक्ष में जहाँ पर उनकी जहाँ पर वहाँ के राजा की महारानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, वहीं पर जाकर वो भी लेट जाते हैं। और वहाँ के राजा जब अपने कक्ष में आते हैं और किसी पराये पुरुष को अपनी पत्नी के पास लेटा हुआ देखते हैं तो वो दरबारियों को बुलाकर पंडित जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन पंडित जी को राज दरबार में लाया जाता है और पंडित जी तब तक होश में आ चुके थे। पंडित जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता राजन मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा, और वो सारी घटना बता देते हैं राजा को कि ऐसे ऐसे 6 महीने पहले मेरे साथ ये सब हुआ था और उन्होंने आज का दिन ही बताया था जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, और ये कहा था कि तुम दूसरे राज्य में पहुंचोगे और वहाँ पर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए। राजा कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो वो कहता है कि पड़ोस में रहने वाले राजा ने मुझे आश्रय दिया था, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। राजन जो है अपने गुप्तचर भेजता है और वहाँ के राजा जब ये कह देते हैं कि हाँ पंडित जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, और गुप्तचर वापस आके राजन को बता देता है। यहाँ का राजा ये देखकर हैरान था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को अपने मृत्यु के बारे में पहले ही पता चल चुका हो।
लेकिन वो कहते हैं तुमने अपराध तो किया है, अब तुम्हें दंड भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें दंड नहीं दिया गया तो बाकी सब लोग भी ऐसी गुस्ताखी करने लगेंगे। तो राजा कहता है कि एक काम करता हूँ कि कच्चे धागे से तुम्हें फांसी दी जाएगी। पंडित जी कहते हैं कि आपने बहुत सही न्याय किया, इससे मैं मरूंगा भी नहीं और आपका कहा भी सत्य हो जाएगा। अब पंडित जी को फांसी की तैयारी की जाती है। पंडित जी के लिए वो जो कच्चा धागा लगा था जिससे पंडित जी को फांसी दी जानी थी, जब पंडित जी की गले में डाला जाता है तो वो इतना कस जाता है जिससे पंडित जी के गले की नस दब जाती, और जब धागा टूटकर पंडित जी नीचे गिरते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती। वहाँ का राजा कहता है ये तो कच्चा धागा था, ऐसा कैसे हो गया, और हम एक ब्राह्मण की हत्या के अपराधी हो गए। अब यहाँ पर ये साबित हो जाता है कि भाग्य का लिखा कोई टाल नहीं सकता, और पंडित जी ने जितना भी यत्न किया लेकिन उनकी मृत्यु लिखी हुई थी, और उसी क्षण हुई जिस क्षण उनकी मृत्यु लिखी थी। और यहाँ पर कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।